नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यह हमारा प्रश्न नंबर 15 है। तो ले लेते हैं एक वृत्त और इस पर ले लेते हैं एक बाह्य बिंदु P और इस बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींच देते हैं और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इनकी लंबाइयां हमें बताना है कि बराबर होती हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि पहली स्पर्श रेखा केंद्र से, केंद्र हमारा O है और पहली स्पर्श बिंदु A और दूसरा स्पर्श बिंदु B है। अब हम इन्हें मिला देंगे, केंद्र O से मिला देंगे, हम डॉट डॉट वाली बिंदुओं से मिलाएंगे ताकि यह हमारी रचना कहलाए। अब हम यह देखते हैं कि बिंदु P जो है हमें अब क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई हैं। चलिए ले लेते हैं, रेखाएं PA एवं PB खींची गई हैं, यह हमें ज्ञात है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है या नहीं है। हमें केवल यह ज्ञात है कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं PA बराबर PB। अब हम करते हैं रचना। रचना में हम क्या करेंगे, केंद्र O से बिंदु P, A एवं B को मिलाते हैं। केंद्र O से हमने बिंदु P, A एवं B को मिलाया ताकि दो समकोण त्रिभुज अलग अलग बन सकें। अब हम लेते हैं उपपत्ति। दो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO में, दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं समकोण त्रिभुज या त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO में। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है, आइए हम समता देखते हैं, सर्वांग समता करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO में दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, कोण PAO भी 90 अंश है। तो हम सबसे पहले लेंगे PAO बराबर कोण PBO। कोण PAO बराबर कोण PBO। हाँ, हम यह जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु है A, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह हमें ज्ञात है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः दोनों लंबवत होने के कारण एक दूसरे के बराबर हैं। हम यह भी लिख सकते हैं कि OA वास्तव में PA पर लंब है या OB PB पर लंब है। इसी प्रकार चलिए अब हम ले लेते हैं कि OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए, यह कर्ण भी है दोनों त्रिभुजों का और वास्तव में दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी समानता हम देखते हैं कि OA बराबर OB, वास्तव में त्रिज्या OA त्रिज्या OB के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, हम ऐसा यहां लिख देते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO और इसमें लिख देंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता या RHS से। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं
कि इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इनके संगत अवयव कौन कौन हैं? पीए और पीबी इनके संगत अवयव हैं। तो वास्तव में हम लिख देते हैं कि अतः पीए बराबर पीबी। वृत्त की स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। नंबर का प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो चलिए हमें इस तरह का वृत्त बनाने की सबसे पहले हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो साथों साथ हम रचना के पद भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रचना के पद। सर्वप्रथम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये कर दिया हमने। चलिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब हमें पता है ये वृत्त का केंद्र O है और हमने एक त्रिज्या ले लिया OA। ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। चूंकि स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं पर लंब होती हैं, अतः स्पर्श रेखाओं, जैसे हम लेते हैं कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? लंब होती हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं पर। एक स्पर्श रेखा हमने ले लिया। कौन सी ले लिया? ये ले लिया OA, एक त्रिज्या मैंने ले लिया और इस पर मैं 90 अंश का कोण बनाते हुए जैसे ही एक खींचूंगा रेखाखंड, तो देखिए किस तरह का आएगा। तो ये यहां पर एक जो स्पर्श रेखा जाएगी वो 90 अंश का कोण बनेगा। यहां से एक जो दूसरी त्रिज्या होगी वो जो जाएगी उस पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहां जो ये जो चतुर्भुज बना OA, ये काल्पनिक बिंदु B और इधर बिंदु P है मान लो। तो OABP हम यहां से ले लेते हैं थोड़ा। ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त ले लिया और यहां पर हमें बनाना है 60 अंश का कोण बिंदु P पर। इधर कहीं A है, B है। तो 90 और 90 तो 180 हो गए। अब हमें इस कोण को और इस कोण को मिलाकर 180 अंश करना है। तो अतः स्पर्श रेखाओं एवं त्रिज्याओं के बीच बने कोण कितने कितने अंश के होंगे? 90 अंश, 90 अंश के होंगे। बात समझ में आई? उन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होगा, अर्थात बाह्य बिंदु से 60 अंश का कोण होने पर केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? केंद्र पर अंतरित कोण 120 अंश होगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो यहां पर केंद्र पर अंतरित कोण कितना होना चाहिए? 120 अंश। तो चलिए हम एक त्रिज्या ये ले लिए OA, और OA और OB के बीच में कितने अंश का कोण बना देंगे? 120 अंश का कोण बना देंगे। बस अब अगला बिंदु ले लें कि बिंदु A पर लंब खींचते हुए एक किरण कौन सी खींच देंगे? AP। P अभी मिला है, जरूरी नहीं है। एक किरण AX खींचते हैं, खींच दो। ये यहां पर 90 अंश का कोण बनाते हुए है ना, एक किरण हमने खींच दिया AX। पुनः बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए
है ना। क्या करेंगे, एक अन्य किरण कौन सी खींचेंगे, BY खींचते हैं, खींच दो। 90 अंश का कोण बनाएंगे हम प्रकार की सहायता से, और ये हमने खींच दिया BY खींच दिया। कटान बिंदु कौन सा प्राप्त होता है, कटान बिंदु P प्राप्त होता है। कटान बिंदु क्या प्राप्त हो गया, P प्राप्त हो गया। बिंदु P पर दोनों स्पर्श रेखाएं कितने अंश का कोण बनाती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं 60 अंश का कोण बनाती हैं। बस इस तरह से हमें रचना करना है। सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लेंगे। कोई एक त्रिज्या हम OA ले लेंगे, उस पर 120 अंश का कोण बनाते हुए एक अन्य त्रिज्या OB ले लेंगे। बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचेंगे। बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण BY खींचेंगे। दोनों का कटान बिंदु जो P प्राप्त होगा उस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 60। अब हम देख रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज बना है AOBP, ये इसके चारों कोणों का योग कितना है, 360 अंश है। प्रश्न 17 है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हल ले लेंगे हम सीधे कि पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, हाँ पहले गोले की त्रिज्या को हम मान लें R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो हम सीधे सीधे माना बड़े गोले की त्रिज्या R है। 1 2 3 को पिघलाकर हम R वाला बड़ा गोला बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन। तीनों गोले के आयतनों को हम जोड़ लेंगे तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई त्रिज्या की घात 3। त्रिज्या कितनी है, R की घात 3। पहले गोले की क्या है, 4/3 पाई R1 की घात 3, दूसरे की 4/3 पाई R2 की घात 3, तीसरे की 4/3 पाई R3 की घात 3। अब 4/3 पाई को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, R1 का मान कितना है, चलो पहले तो आप ऐसा लिख दीजिए, R1 की घात 3, R2 की घात 3, R3 की घात 3, 4/3 पाई R की घात 3, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। R की घात 3 बराबर 6 की घात 3 धन 8 की घात 3 धन 10 की घात 3। तो R की घात 3 का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 6 की घात 3 मतलब 216, गुणा कर दीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 3 36, 36 गुणा 6 करेंगे तो 216, 8 8 64 और 64 8 करेंगे तो 512 और 10 धाम 100 और 100 धाम 1000। इस तरह से R की घात 3 का मान सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 17 18 19 100 28 1928। अब चूंकि R की घात 3 है तो इसका हम पूर्ण घन कैसे लेंगे, पूर्ण घन लेंगे तो ये 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 8 के घनमूल की इकाई का अंक हो जाएगा 2 और 1 से छोटी या बराबर घन संख्या होती है 1। यहाँ क्या आ जाएगा, R की घात 3 बराबर 12 की घात 3। तो R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न 18 है,
दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। इसका दिया हुआ है कि दो घन है, घन का आयतन भुजा की घात 3 बराबर कितना दिया है? 64 घन सेंटीमीटर दिया है। तो एक ही घात 3 बराबर 4 सेंटीमीटर की घात 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो भुजा ए बराबर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा हमको प्राप्त हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हम ये देख रहे हैं कि दो ऐसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन हैं? ये पहला घन, और ऐसे ही 4 सेंटीमीटर भुजा वाला ये दूसरा घन। ठीक है, ये इन दो घनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? घनाभ बन गया। दिख ही रहा है ना, दो घन चिपक गए। इसकी भुजा कितनी है? 4, और उसकी भुजा 4, तो लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। सर चौड़ाई उतनी है, ऊंचाई भी उतनी है, तो लंबाई बस बदल गई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदली। तो लिख देंगे नए बने घनाभ की लंबाई ए बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हो गया भैया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधे सूत्र लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ए बी धन बी सी धन सी ए। वास्तव में ए बी फलक वाले दो हैं, बी सी फलक वाले दो हैं और सी ए फलक वाले दो हैं, इसलिए हमने दो को कॉमन निकाला था, ऐसा सूत्र बना। तो देखिए दो, ए का मान कितना है? 8 गुणा बी का मान कितना है? 4 धन बी का मान कितना है? 4, सी का मान कितना है? 4 धन सी का मान कितना है? 4, और ए का मान कितना है? 8। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके फिर से 32, 2 गुणा 32 तो 16 3 16 16 पंचे 80 हो गया, और 8 दूनी 16 160। चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। सीधे आंसर आ जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न 19 है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। ये विकेट उन्होंने 10 मैचों में, अलग अलग मैचों में लिए हैं। पहले मैच में 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 0 विकेट लिया ही नहीं, 0। तो फिर 2 विकेट, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3 विकेट लिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी ज्यादातर बार किस टाइप के विकेट उन्होंने, किस संख्या को ज्यादातर बार उन्होंने कवर किया है। तो चलिए हम यहां पर बना देते हैं एक छोटा सा टेबल, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर हम ले लेते हैं विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या यहां ले लेते हैं 12। बस भाई 0 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 1 बार। 1 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 1 बार। 2 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 1 2 3 बार। 3 बार लिए हैं 2 विकेट। फिर 3 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 2 बार। 4 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 1 बार।
5 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 6 विकेट कितने बार लिए गए हैं? 1 बार। कुल देख लेते हैं, कुल कितना 10 आया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ गया, मतलब अपना काम सही चल रहा है। फिर सर्वाधिक, हाँ सर्वाधिक बार बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 3 है। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 3 है। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, उसको बताना है अब। बहुलक, क्या कहलाता है? बहुलक। कितना हो जाएगा? सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 3 है, और सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन है? 2 है, तो बहुलक आ गया 2। सर्वाधिक बारंबारता हम ना भी लिखें तो चलेगा, हमें केवल ये लिखना है कि सर्वाधिक बारंबारता 3 है, जो कौन से आंकड़े की है? 2 की है। तो जो सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा होता है वही बहुलक कहलाता है। तो बहुलक कितना आया? 2 आया। प्रश्न 20 है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 सिक्कों को उछाल रही है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी? तो हल होगा, 2 सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम हरप्रीत द्वारा लिख देते हैं। कौन उछाल रही है? हरप्रीत द्वारा 2 सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम S बराबर प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। क्या होगा? या तो पहला सिक्का में भी हेड आएगा, दूसरे सिक्के में भी हेड आएगा, या पहले में हेड आया तो दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल आया तो दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। इन 4 के अलावा कोई और परिणाम नहीं हो सकते। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है भैया? कितने बार परिणाम आएंगे? नंबर ऑफ एस कहलाएगा। अभी 1 2 3 4 प्रकार के परिणाम है, तो नंबर ऑफ एस। फिर कम से कम एक चित, कम से कम एक चित आने के अनुकूल परिणाम या इवेंट जिसे हम कहते हैं, इसे ई मान लिया। कम से कम एक चित आने की स्थिति कब बनेगी? जब यहां देखो, यहां पर आया क्या? एक चित, कम से कम एक। दोनों आ गए और अच्छी बात है, दोनों आ गए तो और अच्छी बात है। कम से कम एक चित तो आया ना, खुश हो गई हरप्रीत। अब यहां पर फिर चित आया ना, यहां भी हरप्रीत खुश हो गई, यहां पर भी चित आया, यहां पर भी हरप्रीत खुश हो गई, लेकिन यहां पर चित नहीं आया। तो 3 ऐसे परिणाम हैं जिनमें कम से कम एक बार चित तो आया है। यहां भी एक बार आया, यहां भी एक बार आया, यहां भी 2 बार आया, मतलब कम से कम एक तो आया ना। एक से ज्यादा आ गया और अच्छी बात है, कम से कम एक आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हो गया 3। तो किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है हमें? फिर से लिख दीजिए, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता पीई बराबर एनई बटे एनएस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कितनी आई? 3/4। अनुकूल है 3 और कुल है 4। ये हमारा आंसर आ गया।